3 सितंबर 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। मणिपुर के इम्फाल जिले के पश्चिमी हिस्से में सोमवार को उग्रवादियों ने ड्रोन से हमले किए। उग्रवादियों ने सेजम चिरांग गांव पर पहाड़ी की चोटी से अंधाधुंध गोलीबारी की। इस पर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। ड्रोन अटैक में 23 साल की एक महिला घायल हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत अभी स्थिर बताई गई है। पुलिस ने बताया कि यह दूसरे दिन में दूसरा ड्रोन अटैक है। इससे पहले रविवार को ड्रोन हमले और गोलीबारी में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई थी। महिला की 13 साल की बेटी और एक पुलिस अधिकारी समेत 9 लोग घायल भी हो गए। रविवार को इम्फाल से 18 किलोमीटर दूर बना कोतरुक गांव में मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। रविवार दोपहर 2 बजे गोलीबारी हुई, जिसके बाद लोग वहां से जान बचाकर भागे। उग्रवादियों ने खाली पड़े घरों में लूटपाट की, साथ ही 5 घरों और वहां की गाड़ियों में आग लगा दी। हालांकि सुरक्षा बलों ने रविवार रात को हमलावरों को खदेड़ दिया। पुणे में एनसीपी अजीत गुट के नेता और पूर्व पार्षद वनराज आंदेकर की रविवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्व पार्षद पर ताबड़तोड़ 5 गोलियां चलाई गई। फायरिंग के बाद वनराज आंदेकर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पुणे के नानापेट के डोके तलीम इलाके में यह घटना देर शाम करीब 8:30 बजे हुई। आशंका है कि वर्चस्व विवाद से चलते आंदेकर की हत्या की गई। आंदेकर के रिश्तेदारों पर हत्या का शक है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में 5 से 6 बाइक पर लोग सवार होकर आए। करीब 12 युवक एक साथ आंदेकर पर हमला बोलते दिखाई दे रहे हैं। आंदेकर अपनी जान बचाने के लिए पीछे की ओर भागे, लेकिन इसी दौरान एक हमलावर ने आंदेकर पर कान से सटाकर गोली मार दी। आंदेकर के खून से लथपथ होने के बाद हमलावर ने हवा में बंदूक लहराते हुए फायरिंग भी की। इसके बाद सब मौके से फरार हो गए। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आप विधायक अमानुतुल्लाह खान को 4 दिन की प्रवर्तन निदेशालय हिरासत में भेज दिया गया है। एजेंसी 2 सितंबर की सुबह वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके घर पर छापा मारने पहुंची थी। सुबह 8:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक पूछताछ और तलाशी के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। देर शाम उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी थी। एजेंसी ने कहा कि आरोपियों और गवाहों से पूछताछ करने की जरूरत है। हालांकि कोर्ट ने 4 दिन की कस्टडी का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। अमानुतुल्लाह खान अकोला सीट से आप विधायक हैं। उनके खिलाफ 2 मामलों में केस दर्ज है। एक सीबीआई ने वक्फ बोर्ड से जुड़े अनियमितताओं में दर्ज की थी। दूसरी दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दर्ज की थी। अमानुतुल्लाह पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए 32 लोगों की अवैध भर्ती कराई थी और फंड का गलत इस्तेमाल किया था। वक्फ की संपत्ति को किराए पर भी दिया था। ईडी पहले भी 2 बार अमानुतुल्लाह से पूछताछ कर चुकी है। धर्मगुरु रामगिरी महाराज के समर्थन में रविवार 1 सितंबर को महाराष्ट्र के अहमदनगर में सकल हिंदी समाज आंदोलन हुआ। इसमें भाजपा विधायक नितेश राणे ने कहा, महंत रामगिरी महाराज के बारे में जो कोई कुछ बोलेगा तो मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। राणे के भाषण का वीडियो सामने आने के बाद अहमदनगर पुलिस ने मंगलवार को श्रीरामपुर और तोपखाना थाने में 2 एफआईआर दर्ज किए। एफआईआर दर्ज होने के बाद नितेश राणे ने सोमवार को कहा, महंत रामगिरी महाराज के बयान में कुछ नया नहीं था। कई मुस्लिम स्कॉलर इस तरीके के बयान दे चुके हैं। रामगिरी महाराज के समर्थकों को जान से मारने की अब धमकियां मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन आज ममता सरकार एंटी रेप बिल पेश करेगी। इसमें रेप के दोषियों को मौत की सजा देने का प्रावधान है। साथ ही मामले की जांच 21 दिन में पूरी करने की भी बात कही गई है। सरकार ने इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 नाम दिया है। बिल को पारित करने के लिए 2 सितंबर से 2 दिन का विधानसभा स्पेशल सत्र बुलाया गया है। माना जा रहा है कि विधानसभा में यह बिल आज ही पास हो जाएगा। भाजपा नेता सुकांत मुजुमदार ने रविवार को कहा कि हमने फैसला किया है कि ममता बनर्जी के इस विधेयक का समर्थन करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को एक जनहित याचिका के जरिए ओटीटी सीरीज IC 814 द कांधार हाईजैक को बैन करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने फिल्म मेकर पर तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। यह याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने दायर की है।
उन्होंने कहा कि सीरीज में आतंकवादियों के हिंदू नाम दिखाए गए हैं, जिन्हें भगवान शिव के अन्य नाम भोला और शंकर भी शामिल हैं, जबकि उनके असली नाम कुछ और थे। याचिका में कहा गया है कि इससे हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। उधर 1999 के कांधार हाईजैक पर बनी OTT सीरीज IC 814 पर विवाद के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को नेटफ्लिक्स से भी जवाब मांगा है। मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को एक समन भेजा है और मंगलवार यानी 3 सितंबर को मौजूद होने को कहा है। मंत्रालय ने कहा कि इंडिया कंटेंट हेड सीरीज के विवाद पहलुओं पर जवाब दें। 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर IC 814 सीरीज रिलीज हुई थी, जो कि कांधार विमान हाईजैक पर बेस्ड है। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े CBI केस में CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज 3 सितंबर को खत्म हो रही। उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। 27 अगस्त को केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। CBI ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी की मांग की, लेकिन अदालत ने 1 हफ्ते की ही हिरासत बढ़ाई। इस सुनवाई में कोर्ट ने CBI की तरफ से जारी चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी अपना फैसला सुरक्षित रखा। आज इस मामले पर भी सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। साथ ही जमानत के लिए लोअर कोर्ट जाने को कहा था। 23 अगस्त को CBI ने कोर्ट को बताया कि उन्हें शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक पर केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माधवी पर सेबी से जुड़े होने के दौरान ICICI बैंक समेत 3 जगहों से सैलरी लेने का आरोप लगाया। खेड़ा ने कहा, माधवी पुरी बुच 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक सेबी में पूर्णकालिक सदस्य थी। फिर 2 मार्च 2022 को माधवी पुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन बनी। सेबी की चेयरपर्सन को नियुक्त करने वाली कैबिनेट में PM मोदी और अमित शाह शामिल हैं। उधर ICICI ने आरोपों को नकार दिया है और कहा कि बैंक से रिटायर होने के बाद माधवी को कोई सैलरी या एम्प्लॉयमेंट स्टॉक ऑप्शन नहीं दिया गया। उन्हें सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए गए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 3 अन्य लोगों को CBI ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। CBI ने घोष को 16 अगस्त को हिरासत में लिया था। आज उसे CBI के स्पेशल क्राइम ब्रांच ऑफिस से CBI की एंटी करप्शन ब्रांच ले जाया गया। CBI ने 24 अगस्त को घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितता का मामला दर्ज किया था। CBI ने यह कार्रवाई कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर की थी। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 28 अगस्त को संदीप घोष की सदस्यता सस्पेंड कर दी थी। इधर कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर लगातार 24वें दिन कोलकाता में राजनीतिक दलों और डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। सोमवार 2 सितंबर को अलग अलग मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोपाल के तत्काल इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने सोमवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के सुखोई 30 MKI विमान के लिए इंजन खरीद को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत HAL 26 हजार करोड़ रुपए की से अधिक की लागत से 240 एरो इंजन भारतीय वायुसेना को देगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एरो इंजन की पहली डिलीवरी 1 साल बाद शुरू होगी और 8 सालों में भी सभी डिलीवरी को पूरा कर लिया जाएगा। इस इंजन में 55% से अधिक कंपोनेंट्स मेड इन इंडिया होंगे। इसको HAL के कोरापुट डिवीजन में बनाया जाएगा। नए इंजनों के इस्तेमाल से भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करेगी। इससे सुखोई 30 MKI विमान अगले 30 साल की ज़रूरतों के हिसाब से अपग्रेड हो जाएंगे। इस पूरे अपग्रेड में 63,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले फेज में 84 सुखोई विमान अपग्रेड किए जाएंगे। इन लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता को अचूक बनाने के लिए AI और डेटा साइंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हरियाणा के जींद में हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर बिधराना गांव के पास सोमवार मंगलवार रात ट्रक के आगे चल रहे टाटा मैजिक को टक्कर मार दी, जिससे मैजिक सड़क किनारे गड्ढों में जाकर पलट गया। हादसे में टाटा मैजिक सवार महिलाएं और बच्चों समेत 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। करीब 8 लोग घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक कुरुक्षेत्र में मरछेड़ी गांव में के रहने वाले करीब 15 लोग सोमवार शाम को टाटा मैजिक में सवार होकर राजस्थान के गोगा मेड़ी धाम पर धोख मारने जा रहे थे। रात करीब 12:30 बजे वह बिधराना गांव के पास पहुंचे तो पीछे से तेज रफ्तार ट्रक आया। उन्होंने मैजिक को टक्कर मार दी, जिससे मैजिक अनबैलेंस होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथ और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम यहाँ अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे। इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें। हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। इस टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया। आरोपी के अवैध कब्जे पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने सोमवार को कहा कि जाति आधारित जनगणना लोगों के कल्याण के लिए सही है, लेकिन इसे चुनाव में राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। सरकार को सिर्फ डेटा के लिए जातिगत जनगणना करवानी चाहिए। RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा हमारे हिंदू समाज में जाति बहुत संवेदनशील मुद्दा है। जनगणना हमारी राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। इसे बहुत गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए। किसी जाति या समुदाय की भलाई के लिए भी सरकार को आंकड़ों की ज़रूरत होती है। ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन इसे सिर्फ समाज की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। इसे चुनाव का पॉलिटिकल टूल न बनाए। बहराइच में आदमखोर भेड़िए और खूंखार हो गए। रविवार रात 1 बजे मां के बगल में सो रही 3 साल की बच्ची को उठा कर ले गया। मां चिल्लाकर पीछे भागी, लेकिन पलक झपकते ही भेड़िया गायब हो गया। 2 घंटे बाद बच्ची का शव घर से 1 किलोमीटर दूर मिला। भेड़िया दोनों हाथ खा चुका था। मासूम का शव देखते ही मां बेहोश होकर गिर गई। घटना महसी तहसील के नाउवन गरेठी गांव की है। 3 घंटे बाद इस गांव से 2 किलोमीटर दूर कोटिया गांव में भेड़िए ने बरामदे में सो रही महिला पर अटैक कर दिया। महिला चिल्लाई तो परिवार दौड़ कर आया। तब तक भेड़िया महिला को जख्मी कर चुका था। उसकी हालत गंभीर है। बहराइच में भेड़िए 48 दिनों में 7 बच्चे और 1 महिला यानी कुल मिला के 8 लोगों को मार चुका है और 35 से ज़्यादा लोगों को घायल कर चुका है। CM योगी ने कहा हर हाल में भेड़िए को पकड़ा जाए। भेड़िए के हमले से लोग डरे हुए हैं। घरों के बाहर निकलना बंद कर दिया है। झुंड में एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन बेबस बना हुआ है। एक्शन के नाम पर सिर्फ ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं और पिंजड़े लगाए जा रहे हैं। नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा। CM योगी ने हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने वन विभाग से कहा कि अगर भेड़िए को पकड़ने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाए। जम्मू कश्मीर के सुंजावन मिलिट्री स्टेशन पर सोमवार सुबह आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की। इसमें एक जवान शहीद हो गया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने मिलिट्री स्टेशन के बाहर से छिपकर स्नाइपर गन से गोलियां चलाई। जवान के घायल होने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ड्रोन से भी इलाके की निगरानी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों ने 3 पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किया है। सुरक्षा बलों ने बताया कि हथियार ड्रोन से गिराए गए थे। BSF और पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। सर्च ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 5 दिन में यह दूसरा हादसा है। इससे पहले 29 अगस्त को कुपवाड़ा में एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए थे। इसमें से 2 टेररिस्ट माछिल और एक तंगधार में मारा गया था। सेना ने बताया कि माछिल और तंगधार में 28-29 अगस्त की देर रात खराब मौसम के बीच संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इसके बाद यहां सेना और पुलिस ने सर्चिंग शुरू की। इस दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई थी। कन्नौज रेप केस में सपा नेता नवाब सिंह यादव का DNA सैंपल नाबालिग लड़की से मैच हो गया। SP अमित ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा रेप में घटनास्थल से साक्ष्य कलेक्ट किए गए थे। इसकी FSL फॉरेंसिक साइंस लैब से रिपोर्ट आ गई है। इसमें नाबालिग से रेप की पुष्टि हुई है।
सपा नेता ने लड़की से अपने ही कॉलेज में दरिंदगी की। उसे पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार किया। 16 अगस्त को नवाब को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया, यानी अगले दिन 17 अगस्त को नवाब का DNA सैंपल लिया गया। 15 दिन बाद रिपोर्ट आई। नवाब को अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है। 11 अगस्त की देर रात 15 साल की नाबालिग अपनी बुआ के साथ आरोपी के कॉलेज में नौकरी मांगने गई थी, जिस दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व PA विभव कुमार को जमानत दे दी। विभव पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। वे 100 दिनों से जेल में हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने विभव के जेल में बिताए 100 दिनों का जिक्र किया और कहा कि केस में चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है। मालीवाल को आई चोटें सामान्य हैं, इस केस में जमानत मिलनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति को ऐसे केस में जेल में नहीं रख सकते। यह मामला तब का है जब 13 मई को स्वाति मालीवाल केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंची थी। इसके बाद उनकी विभव कुमार से बहस हुई। बाहर आके उन्होंने आरोप लगाया कि विभव ने उनके साथ मारपीट की। जांच के बाद 18 मई को विभव को गिरफ्तार कर लिया गया था। केरल कांग्रेस की नेता राजवेल जॉन ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, केरल कांग्रेस में फिल्मों की कास्टिंग काउच वाली स्थिति बन गई है। सिर्फ सीनियर नेताओं के करीबियों को ही पार्टी में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। सिमी ने इन आरोपों के बाद रविवार 1 सितंबर को केरल प्रदेश कॉन्फ्रेंस कमेटी KPCC के महासचिव M लीजू ने एक बयान में कहा कि सिमी रोज बेलजॉन की पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। राजबेल जॉन के केरल कांग्रेस पर 3 आरोप हैं कि महिलाओं का शोषण सभी क्षेत्रों में हो रहा है, यहाँ तक कि कार्यस्थलों और राजनीति में भी। पार्टी की कई साथी महिलाओं ने मेरे साथ अपने बुरे अनुभव साझा किए हैं। केरल की महिला नेताओं को सलाह देती हूँ कि वे नेताओं से मिलने अकेले न जाएं, अपने परिवार या दोस्त को साथ में लेकर जाएं। मेरे सबूत हैं जो उचित समय पर सामने आएंगे। केरल कांग्रेस में मौका पाने के लिए महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं को शोषण का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व इंडियन नेशनल लोकदल INLD प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। पूर्व CM की संपत्ति आय से 103% अधिक पाई गई। राउज एवेन्यू MP MLA कोर्ट के स्पेशल जज विकास ढल मान चुके हैं कि वर्ष 1993 से 2006 के बीच चौटाला ने साल दर साल अज्ञात स्रोतों से संपत्ति जुटाई थी। कोर्ट ने इससे पहले के फैसले में कहा था कि चौटाला ने अज्ञात स्रोतों से 2.81 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति अर्जित की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।